जी नमस्कार, मैं मनोज कुमार आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेके। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है वो है एकता सत्य या झूठ। एकता सत्य या झूठ, ठीक है। तो प्यारे मित्रगणों, ध्यान से आप इस एकता सत्य या झूठ टॉपिक के बारे में विस्तार से सुनेंगे। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है मित्रों। आज हम आधुनिक काल या कलयुग में आधुनिक समाज में समूहों की एकता की बात करेंगे। कि मित्रों, आज हम आधुनिक काल में आधुनिक समाज में समूहों की एकता की बात करेंगे। तो आधुनिक काल का आधुनिक समाज निरंतर नवाचार करता हुआ प्रगति के मार्ग पर चलना चाहता है। निरंतर नवाचार करता हुआ प्रगति के मार्ग पर चलना चाहता है। निरंतर प्रगति करता हुआ निरंतर नवाचार करता हुआ निरंतर प्रगति के मार्ग पर चलना चाहता है। कि जी दोस्तों सुनेंगे कि आधुनिक काल का आधुनिक समाज निरंतर नवाचार करता हुआ प्रगति के मार्ग पर चलना चाहता है। जिसके लिए वह क्या करता है कि वह पुरखों की बनाई हुई संयुक्त परिवार जैसे जिसमें संयुक्त परिवार में क्या होता है कि जिसमें बाप का भी बाप से लेकर जिसमें बाप के बाप से लेकर पुत्र के पुत्र तक सभी साथ में रहते हो। जिसमें पिता के पिता से लेकर पुत्र के पुत्र तक सभी साथ में रहते हो। क्या सभी क्या है, कंबाइंड या साथ में रहते हो, ठीक है। वो संयुक्त परिवार होता है। कि क्या बात है कि दोबारा सुनिए। जिसके लिए कौन मानो कि वह पुरखों की बनाई हुई संयुक्त परिवार की व्यवस्था से उबकर एकल परिवार की और क्या करने लगा है, रुख करने लगा है। तो दोस्तों ये बात है कि वो पुरखों की बनाई हुई संयुक्त परिवार की व्यवस्था से उबकर एकल परिवार की ओर रुख करने लगा है। जहां तक आधुनिकता की बात हो उसके लिए ये व्यवस्था ठीक मानी गई है। जहां तक आधुनिकता की बात हो उसके लिए ये व्यवस्था क्या मानी गई है, ठीक मानी गई है। उसके लिए व्यवस्था क्या है, ठीक मानी गई। आधुनिक समाज के लिए ये व्यवस्था ठीक मानी गई है, ठीक है। परंतु एकल परिवार से पुरखों की संगठन की शक्ति क्षीण या कम होने लगी है। जिससे क्या प्रभाव पड़ा, जिससे मानवीय रिश्ते क्या हो गए, कमजोर होने लगे। जिससे मानवीय रिश्ते कमजोर होने लगे। जिससे मानवीय रिश्ते क्या हो गए, कमजोर होने लगे। तथा एक
एक अविश्वास तथा एक अविश्वास उत्पन्न होने लगा है तथा एक अविश्वास उत्पन्न होने लगा है। मैं खुद ये नहीं कहना चाहता कि एकल परिवार व्यवस्था बुरी है, कि एकल परिवार व्यवस्था बुरी है, किंतु मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, आप ध्यान से सुनिए कि जब एक विशाल वृक्ष की शाखाएं स्वयं अपना अलग अस्तित्व रखना चाहती है तो उन्हें इस प्रकृति के क्रोध का भागी बनना पड़ता है। कि क्या बात है। किंतु जब एक विशाल वृक्ष की शाखाएं स्वयं अपना अलग अस्तित्व अस्तित्व रखना चाहती है तो उन्हें इस प्रकृति के क्रोध का भागी बनना पड़ता है। अतः जब संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या हद से ज्यादा हो जाए तो नए परिवार निर्माण के लिए या नवाचार के लिए या नए नवाचार के लिए एकल परिवार बनाना ठीक बात होती है। एकल परिवार बनाना ठीक बात होती है कि आपको नया नवाचार करना है यहाँ परिवार के सदस्यों की संख्या हद से ही ज्यादा बढ़ गई है तो यहाँ आपको नया नवाचार करना है, नए विचार सम्मिलित करने हैं तो आपको क्या है, नया एकल परिवार बनाना ठीक बात होती है। ठीक है, तो आगे मित्रों, आगे हम और बात करते हैं तो आप कृपया ध्यान से सुनते रहिएगा। तो अब हम उन बातों या शर्तों या नियमों के बारे में जानेंगे कि हमें कब संयुक्त परिवार या क्या सात परिवार से अलग होना आवश्यक है कि कौन सी नियम या शर्तें हैं कि हम जानेंगे कि हमें कब संयुक्त परिवार या सात परिवार से अलग होना है। तो शर्तें जानेंगे। पहली शर्त है पीढ़ी दर पीढ़ी के गुजरने पर क्या होता है, नए विचारों या आयामों का जन्म होना स्वाभाविक है। जब ये विचार या नियम या आयाम कि जब
पीढ़ी दर पीढ़ी के गुजरने पर नए विचार आयामों का जन्म होना स्वाभाविक है। जब ये विचार या नियम या आयाम मानवीय प्रजाति के लिए शुभ फलदायक हो तथा उन नियमों से मानवीय एकता फलती फूलती हो, किंतु उन विचारों या आयामों के संचार होने में यदि संगत पीढ़ी जो साथ में रहती है जो सात पीढ़ी हो उसे संगत पीढ़ी कहते हैं। संगत पीढ़ी क्या करती है? बाधा करती है या रुकावट करती है या रुकावट को पैदा करती है। तब अपनी जिम्मेवारी से मानवीय कल्याण के लिए एकल परिवार बनाना ठीक रहता है। तथा जब संयुक्त परिवार में भिन्न सदस्यों के आचरण एवं व्यवहार में टकराव हो, जैसे एक परिवार का सदस्य समाज में अन्य लोगों से बात की बात पे झगड़ा करता हो तथा जब संयुक्त परिवार में भिन्न सदस्यों के आचरण एवं व्यवहार में टकराव हो, जैसे क्या होता है, एक परिवार का सदस्य समाज में अन्य लोगों से बात पे झगड़ा करता हो तथा दूसरा परिवार का सदस्य समाज में अन्य लोगों से बात की बात पे उचित व्यवहार करता हो तथा यदि उन संयुक्त परिवार के सदस्यों में आपसी वैचारिक मतभेद या क्या हो मनभेद हो तो तब अपना अलग एकल परिवार बनाना ठीक रहता है। अब मैंने मित्रगणों आपको एकता, सत्य या झूठ विषय के बारे में अभी तक जितनी बातें बताई है उनको मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से और सुंदर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। कृपया धैर्य बनाए रखें एवं ध्यान से सुनते रहिए। तो क्या कहानी है, चलो मैं बोलता हूं, आप सुनिए। कि एक बार एक गांव में एक ग्वाले का परिवार रहता था। एक गांव में एक ग्वाले का परिवार रहता था। ग्वाला घर का मुखिया था। ग्वाला क्या था? घर का मुखिया था। तथा उसके ग्वाले के तीन पुत्र थे। कौन से थे?
तीन पुत्र तो बड़ा पुत्र धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था तथा अपने धार्मिक कार्यों में ही ज्यादा समय व्यतीत करता था जबकि मजला पुत्र खेती करता था तथा मजला पुत्र क्या करता था, खेती करता था तथा खेती बाड़ी में अपना समय व्यतीत करता था परंतु छोटा पुत्र अपना ज्यादातर समय झगड़ा करने में ही बिताता था। घर का मुखिया ग्वाला अपने बड़े तथा छोटे पुत्र के व्यवहार से नाराज रहने लगा तथा धीरे धीरे चिंता ने उसे बीमार कर दिया तब वह ग्वाला केवल वैद्य या डॉक्टर की दवाई खाकर आराम करता था। आराम करता था। तभी तीनों पुत्रों को आगामी भविष्य को लेकर चिंता हुई तथा ग्वाले की पूंजी का बंटवारा करना चाहा बंटवारा करना चाहा तथा क्या होता आगे क्या ग्वाला बीमार पड़ गया बेचारा, वो उसको के बड़े और छोटे पुत्र के व्यवहार से तो वो बीमार हो गया। तो वो वैद्य या डॉक्टर की दवाई खाकर आराम करता था। तो तीनों पुत्रों को आगामी भविष्य को लेकर चिंता हुई और तीनों पुत्र क्या है, ग्वाले के पास गए तथा एक एक करके अपनी बात रखी तो बड़ा धार्मिक पुत्र की बात क्या है आप सुनिए। बड़े धार्मिक पुत्र की बात, पिताजी आप तो अब बुढ़े हो गए हो। भगवान करे दवाई खाकर ठीक भी हो जाओ पर मुझे अब मेरे हिस्से की पूंजी चाहिए जिससे मैं भजन कीर्तन या जागरण या भंडारा करूं ताकि मुझे अधिक पुण्य की प्राप्ति हो। बड़े धार्मिक पुत्र की बात समाप्त। अब सुनेंगे हम मंझले पुत्र की बात। पिताजी बड़े और छोटे भाई तो अपना समय व्यर्थ गमाते हैं। मैं ही मेहनत करके खेती बाड़ी करता हूँ। अतः
अतः मुझे अधिक पूंजी चाहिए, अतः मुझे अधिक पूंजी चाहिए। तो मंझले पुत्र की बात समाप्त। तो अब हम सुनेंगे छोटे पुत्र की बात। छोटे पुत्र की बात। पिताजी मेरे दोनों बड़े भाई तो अपने अपने कार्य में मस्त रहते हैं। अपने अपने कार्य में क्या रहते हैं? मस्त रहते हैं। अपने अपने कार्य में मस्त रहते हैं। लेकिन इस कलयुग में कुछ गद्दार कौन? जो गद्दार कौन होते हैं? देश के साथ गद्दारी करते हुए। इस कलयुग में कुछ गद्दार देश के साथ गद्दारी करते हुए, इस कलयुग में कुछ गद्दार देश के साथ गद्दारी करते हुए क्या करते हैं? हमारे परिवार को परेशान करने की कोशिशें करते रहते हैं। अतः मुझे उन गद्दारों के साथ झगड़ा करने में तनिक भी संकोच नहीं है। अतः पिताजी आप मुझे इन दोनों भाइयों से अधिक पूंजी दे। अतः आप मुझे इन दोनों भाइयों से अधिक पूंजी दे ताकि मैं अपना वर्चस्व स्थापित कर सकूं। स्थापित कर सकूं। उन तीनों पुत्रों की बात सुन के किसान कुछ समय के लिए गहन चिंतन करता है। अपने तीनों पुत्रों की बात एक एक करके सुन के बीमार किसान आराम करता हुआ बेड पे या चारपाई पे उनकी बात सुन के गहन चिंतन करता है तथा उन तीनों को किनको? अपने पुत्रों को हाथ का पंजा दिखाता हुआ जवाब देता है कि जब ईश्वर ने या अल्लाह ने ही मानव की रचना में हाथों की सभी अंगुलियों तथा अंगूठे की बनावट भिन्न या अलग अलग की है तथा सभी का अपना महत्वपूर्ण काज या कार्य होता है। लेकिन एक मजबूत मुट्ठी तभी बन पाती है जब सभी साथ में हो। अर्थात एकता में ही ज्यादा शक्ति होती है। ठीक, धन्यवाद। मैं मनोज कुमार। तो आज मैंने एकता, सत्य या झूठ टॉपिक को बड़े ही विस्तार से आपके सामने पेश किया है। तो मित्रगणों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुँचे। धन्यवाद।